अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड अली व्लॉग्स। तो गाइस आज बात करते हैं थोड़ा सा स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो स्कॉलरशिप एक इधर दोस्त हैं, भाई हैं, वो आए हैं नारवाल से, पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पे। उनका जो टोटल डिग्री का खर्चा है वो स्कॉलरशिप की बेस पे है, और उनकी जो फ़ी है वो भी यूनिवर्सिटी दे रही है, उसके साथ साथ उसको स्टेफंड भी मिल रहा है। और वो एक आसम अमाउंट है जो उनको मिल रही है उसके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, और ये वो और थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। मतलब अच्छे खासे उनको पैसे मिल रहे हैं, और उन्होंने क्या करना है, पढ़ना है, रिसर्च करनी है यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसी बारे में आज करते हैं बात। उन भाई से मुलाकात हुई थी मेरी कल। तो वो आपको उन्होंने बताया, मेरे पास वीडियो पड़ी है कि उन्होंने बताया पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक कि आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है इसलिए उन्होंने पूरी डिटेल बताई है। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। स्कॉलरशिप्स के मतलब जो मालूमात देने के लिए वीडियो बनाए तो उसमें हमें तीन चार चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। और उसमें मज़ीद अगर आप उसकी डिवीजन करें तो आप अगर ओवरऑल प्लान करेंगे तो कुछ आपको अपने शॉर्ट टर्म प्लान करने पड़ने हैं, फिर कुछ आपको लॉन्ग टर्म प्लान करने पड़ने हैं। तो अगर आपका मेन टारगेट स्कॉलरशिप है तो फिर आप इस तरीके से दोनों चीज़ों को मिला के चलेंगे तो इंशाल्लाह स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहेंगे कि ये बड़ी नामुमकिन सी चीज़ है और बड़े जो अरस्तू किस्म के लोग होते हैं बस उन्हें ही मिलती है। ये इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मतलब आप बहुत फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं तो फिर ही स्कॉलरशिप मिल सकती है, या अगर आप नहीं हैं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, या आप इंग्लिश एक हर बर्ड जो है ना हर्डल समझते हैं लोग के लिए इंग्लिश होगी तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले पॉइंट कि आपका जो है ना वो आपने ये कोशिश करनी है कि जिन एरियाज़ में जिन फील्ड ऑफ रिसर्च में ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उसको टारगेट करें। एग्रीकल्चर में आजकल स्कॉलरशिप्स हैं, आईटी में हैं, प्रोग्रामिंग में, डाटा एनालिसिस में, और फिर जो है इसके अलावा बायोलॉजी की तरफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेडिसिन के जो है वो फील्ड में ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। बिजनेस में भी मिलती हैं, लेकिन मादरत के साथ इंजीनियरिंग में मैंने नहीं कभी सुना कि इतनी स्कॉलरशिप्स। ठीक है। तो अब ये आपने अपना एक एरिया डिसाइड कर लिया, एरिया ऑफ रिसर्च आपने डिसाइड कर लिया, तो फिर इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे कि तीन काम आपको एक एट अ टाइम करने पड़े। फर्स्ट टाइम कि आप सारी दुनिया में देखें कि आपको जो काम आप करना चाह रहे हैं वो कौन कौन सी लैब्स में हो रहा है। यूरोप में लैब्स हैं, अमेरिका में हैं, जापान में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। आपने वो आइडेंटिफाई कर लेनी है 10 to 15, मोर देन अगर आप जितना ज़्यादा कर सकें उसमें, लेकिन एटलीस्ट अराउंड 10 लैब्स आप आइडेंटिफाई कर लो कि इन पे आप अगर चले जाओ तो आप वहाँ सर्वाइव कर लोगे। दैट इज़ मोर रेलिवेंट टू योर रिसर्च एंड योर इंटरेस्ट। एक साइड पे ये आपका काम चल पड़ा, दूसरी तरफ फिर उन्हीं को कॉपी करते हुए आप उनकी रिसर्च पढ़ेंगे और वो आप करेंगे अपने पास अपनी लैब में, या आप उसके मतलब पढ़ोगे, रिव्यू पेपर पब्लिश करोगे, या अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आपकी रिसर्च है, या अगर आपने रिसर्च स्टार्ट करनी है तो आप फिर उन एरियाज में करें जहाँ पे वो बाहर हो रही है। जो आपका फ्यूचर है आपने उसको टारगेट करते हुए अपने पाकिस्तान वाले सुपरवाइज़र के साथ मिलकर वैसा काम करने की कोशिश करनी है। तीसरा फिर आपने उसके साथ पढ़ना है अपना एक रिसर्च जो आप कह लो कि प्रपोज़ल खुद से प्लान करने की कोशिश करनी। अब मैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 100% राइट जो है ना वो करके लेके जाएँ तो फिर ही आपको मिलेगी। इसका मतलब एक प्रपोज़ल का मकसद ये होता है कि जो सुपरवाइज़र बाहर बैठा है उसने ये जज करना है कि क्या आप वाकई इंडिपेंडेंटली कुछ थिंक करके कुछ प्लान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। उसने आपको जज करना है कि आप कितने पानी में हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च कितनी की है और आपने पढ़ा कितना। तो आप पढ़ेंगे साथ साथ बाहर तलाश करेंगे कि लोग क्या काम कर रहे हैं, और साथ साथ आप जो है ना वो अपना प्रपोजल तैयार करते रहेंगे। और फिर इस पे टाइम भी लगेगा। आप ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैंने आज ईमेल किया है, कल आपको जवाब आ जाए और परसों आप फिर स्कॉलरशिप हो जाए और सोमवार को आप जो है ना बाहर पहुँचे। ये कम से कम भी 6 मंथ्स तो नॉर्मल है पूरे प्रोसेस में कि आप स्टार्ट करेंगे, आप लैब आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करेंगे, और सुपरवाइज़र जो बाहर वाला उसको ईमेल करेंगे। तो इसमें 6 मंथ्स से लेके 1 ईयर, सम टाइम्स मोर देन 1 ईयर भी लग जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सुपरवाइज़र मिल गया है तो उसने कहा जी अभी मेरे पास तो इस सेमेस्टर में तो मेरे पास प्लेस नहीं, तो आप अगले सेमेस्टर में आ सकते हैं, तो ओके, अगर नहीं तो फिर रहने दें। तो फिर आपको इस सम टाइम्स वो 6 माह भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये तो एक हो गया ओवरऑल जो है ना वो आपको ये सारा हो जाएगा।
इसके बाद जब आपको लगे कि अब आपने थोड़ा पढ़ लिया है, आप इस काबिल हो गए हो कि आप जो है ना वो कोई भी एक फील्ड उसको थोड़ी आपको नो हो गई है, तो फिर ईमेल्स लिखना स्टार्ट करें। वो बड़ी ज़रूरी है, बड़ी प्रिसाइज सी ईमेल्स लिखें कि जी मैं यहाँ इस वक्त ये रिसर्च कर रहा हूँ, ये मैंने डिग्री की है, इतनी मेरी जो है ना परसेंटेज है, और फिर उस बंदे की तारीफ़ करें, जी आपकी लैब में ये काम हो रहा है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इसकी वजह से, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, मैंने एक प्रपोज़ल लिखा है और मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, काइंडली मेरी CV और वो प्रपोज़ल देख लें, और अगर आपके पास कोई PhD या MPhil के चांसेस हैं तो मुझे जो है ना वो बुलाएं। अब अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिहाज से देखें तो स्कॉलरशिप्स की बहुत सी टाइप्स हैं। पहली जो सबसे आसान कि HEC बहुत सी स्कॉलरशिप देता है, हायर एजुकेशन कमीशन, उसका बड़ा आसान तरीका है, हर दफ़ा उनकी वेबसाइट विजिट करें, कोई स्कॉलरशिप्स होगी उस पर अप्लाई करें, आपका पाकिस्तान में टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जो टॉप 20-30 लोग होंगे उनकी लिस्ट बनेगी, और फिर उनसे कहेंगे जी आप हमें अपनी प्रायोरिटी लिख के दें यूनिवर्सिटीज़ की, और वो बड़ा स्ट्रेट पाथ है स्कॉलरशिप्स का, और उसमें तो मेरे को हम सारे लोग इक्वली कम्पीट करते हैं कि आपका टेस्ट होना है और उसने डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ जाना है। अगर आपने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ऑन योर ऑन विल आपने जो है ना वो करनी है, तो इसके तीन जो है ना वो आप कह लो कि मेन पाथ हैं। कुछ नेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, बाहर ऑस्ट्रेलियन फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, US फंडेड हैं, डार्ट स्कॉलरशिप्स हैं, जापान की स्कॉलरशिप्स हैं। फिर इसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी फंड करती है स्कॉलरशिप्स को। आप किसी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी कर सकेगी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सेपरेट होंगे। फिर डायरेक्ट है कि अगर किसी सुपरवाइज़र के पास अपनी फंडिंग है तो आप सिर्फ उसी को ईमेल लिखोगे तो वो आपका सारा काम कर देगा। ये सबसे आसान, सबसे स्ट्रेट पाथ है, और इसके चांसेस और ज़्यादा हैं कि उसमें फिर आपको आइट्स के स्कोर की भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन उससे अगर आप यूनिवर्सिटी पे आ जाओगे तो उसमें आपको थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, आपको पब्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाते हो तो वो ज़्यादा रेगुलेशन होती जाएंगी। लेकिन इनके फिर तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जितनी वो जो है ना कोशिश करेंगे उस लिहाज से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और उसी लिहाज से आपको जो है ना फिर बेनिफिट्स होंगे। अगर आप गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप फंडेड हैं तो आपने सिर्फ अपनी PhD के दौरान या MS की स्कॉलरशिप्स में मिलती हैं, उसके दौरान फिर आप सिर्फ आप यूनिवर्सिटी और सुपरवाइज़र से आज़ाद हैं, वो आपको कभी कुछ नहीं कह सकते। आप सिर्फ स्टेट के साथ बात करोगे जिसने आपको फंडिंग दी है। अगर आपने यूनिवर्सिटी ने आपको फंडिंग दी है, यूनिवर्सिटी आपकी फ़ीस माफ़ करेगी, आपको स्टाइपेंड देगी, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी की रूल्स एंड रेगुलेशन आपको वो फॉलो करनी होंगी। लेकिन आपका सुपरवाइज़र कुछ नहीं, इतना नहीं स्ट्रेस कर सकता। लेकिन अगर आपने सुपरवाइज़र की स्कॉलरशिप सेलेक्ट की हुई है तो फिर जो वो बॉस है आपका, वो जो कहेगा आपने वही करना है, आप उसके पाबंद हैं और उसके मुताबिक जो है ना आपने काम करना है। तो इनके ये थ्री डिफरेंट पास हैं, 3 डिफरेंट इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, और तीनों के डिफरेंट जो है वो फ़ायदे हैं। अगर आप ओवरऑल एक पिक्चर देखो कि स्कॉलरशिप्स के क्या फ़ायदे हैं, तो भाई फीस माफ, स्टाइपेंड है, और ये एक डिस्टिंक्शन है कि आपने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे कहीं से कोई डिग्री ली है, और उसके बाद फिर आपके जॉब के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। आप एक लेवल पे आ जाओगे कि आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि लोग आप ये समझ लो कि एक इज़्ज़त की निगाह आप सादा अल्फाज में देख लो कि देखते हैं कि ये बंदा स्कॉलरशिप पे है तो ही इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन द अदर्स, तो इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन। और फिर उसी लिहाज से आपकी इंटरेक्शन बढ़ती जाएगी बाहर जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, तो ये उतना आगे जो है ना आसान होता जाएगा। तो अगर आप इसको एक सेंटेंस में देखें तो कहेंगे कि जितनी आपने मेहनत करते जाएंगे उतना आपको आगे जो है ना वो इसका फ़ायदा होगा, फल मिलेगा। तो ये सिंपल है, आप हर बंदा कर सकता है, कोई इसमें ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट होऊंगा तो फिर ही है। आप कोशिश करें, आज से स्टार्ट करें। इसमें GPA की रिक्वायरमेंट क्या है? GPA की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप आप टारगेट कर रहे हैं तो फिर होती है कि जो आपकी 70% 80% मार्क्स होने चाहिए। परसेंटेज ज़्यादा है GPA, क्योंकि हर कंट्री में वेरिएबल है, तो परसेंटेज कहते हैं 70 पे भी मिल जाती है, 80 पे भी, कुछ भी 85 पे मिलती हैं। वही कि जितनी जो है ना वो क्राइटेरिया टफ होगा उतनी उसकी फंडिंग ज़्यादा होगी। तो ये है, और उतना फिर उसको कम्पीट करना आसान होता है। यानी कि अगर आप बहुत मेहनती हैं तो आपके लिए आसान है, अगर आप इतना नलायक हैं तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप MS की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MS पे आप देखो कंपटीशन ज़्यादा है। BS 4 ईयर बहुत लोग करते हैं, वो सारे कम्पीट करते हैं। लेकिन अगर आप PhD के लिए कर रहे हो तो फिर BS के बाद काफ़ी लोग छोड़ जाते हैं, स्टडीज़ को नहीं कंटिन्यू करते, MS पे आते हैं, MS पे थोड़े लोग रह जाते हैं। तो ये फिर ऐसे सिलसिला चलता है। तो आप जितनी बोटल नेक से गुजरते जाओगे उतने आपके चांसेस जो है ना वो बढ़ते जाएंगे।